ठीक है, आज हम लोग समाजवाद के बारे में समझते हैं इसमें। ठीक है, हमने पिछले लेक्चर में आपको धर्मनिरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता में अंतर, धर्म और रिलीजन में अंतर समझाया था। ऐसे ही हमारी प्रस्तावना में एक बहुत मुख्य शब्द है समाजवाद, जिसकी लोगों को सामान्यतः समझ नहीं होती है। तो हम आपको समझाते हैं समाजवाद क्या है। ठीक है, तो समाजवाद इसे हम इंग्लिश में सोशलिज्म कहते हैं। सोशलिज्म, पहले हम इसका कॉन्सेप्ट समझाते हैं, फिर हम बताएंगे आपको कि भारतीय समाजवाद क्या होता है। तो 4 पिलर होते हैं इसका। पहली बात तो ये क्या है, अगर कोई पूछे कि समाजवाद एक विचारधारा है। दूसरा, उस विचारधारा के 4 घटक होते हैं, जिसमें सबसे पहला घटक होता है कि उत्पादन के साधनों का सामाजिकरण। साधनों का सामाजिकरण। दूसरा घटक होता है इसका समानता, और तीसरा घटक होता है शोषण विहीनता, और चौथा घटक होता है वंचित वर्ग, मजदूर को महत्व देना। हम समझते हैं पहला पिलर। हमने यहां पर कहा है पहला पिलर है समाजवादी होने का, उत्पादन के साधनों का सामाजिकरण। उत्पादन के साधन हमारे यहाँ क्या हैं, ध्यान से समझें। जैसे आपको तो भूमि एक उत्पादन का साधन है जिस पर हम लोग कृषि करते हैं। फैक्ट्री भी क्या है, उत्पादन का साधन है जिसमें हम लोग वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। ये किसी एक व्यक्ति में केंद्रित ना हो जाए। जैसे हमें पता है ये लोग अपने देश में कुछ बिजनेसमैन हैं, जैसे अंबानी हैं, अडानी हैं, टाटा हैं। इन लोगों के पास भूमि और फैक्ट्री ये सब चीज़ों का केंद्रीकृत ना हो जाए, या इन्हीं के पास इनकी पावर्स ना हो जाए। ये पहली फिलॉसफी कह रही है उत्पादन के साधनों का क्या, सामाजिकरण। हमने एग्जाम्पल दिए अपने यहाँ के बिजनेस में। मतलब ये है कि इस पर सभी का समान अधिकार रहे, जितने भी लोग वहाँ रहते हैं उन सबके पास इसकी पावर्स रहें। तो इसी को हम कहते हैं क्या, उत्पादन के साधनों का सामाजिकरण। दूसरी बात इसमें दूसरा पिलर है समाजवाद का कि ये सबको समान देखता है, किसी के साथ किसी तरीके का भेदभाव नहीं। जैसे धर्म के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, जाति के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, लिंग के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, और अगर हम कहें रंग के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल अगर हमें समझना है इसका, ऐतिहासिक दृष्टि से हमारे यहाँ जाति आधार पर लोगों को विशेषाधिकार मिलते थे। अगर पर्टिकुलर किसी कास्ट के हैं तो उनका सोशल स्टेटस एक अलग होता था। अगर हम उसी तरीके से कहें, लिंग के आधार पर हमारे इतिहास में बहुत भेदभाव हुआ है, महिलाओं को उचित सम्मान नहीं मिला है, महिलाओं को उचित अधिकार नहीं मिले हैं, उसका प्रभाव आज तक हमारे समाज में देखने को मिलता है। तो समाजवादी होने का मतलब ये है कि वो समानता के केंद्र में उसके रहेगी। वो धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, और रंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, या हम कहें क्षेत्र के आधार पर भी भेदभाव नहीं करेगा। जितनी भी समानता संभव हो सकती है वो सब समानता लाने की कोशिश करेगा। ये विचारधारा का दूसरा पिलर है। तीसरा कहता है शोषण विहीनता, किसी भी व्यक्ति का शोषण नहीं इसमें होगा। बात समझे? तीसरा पिलर क्या है, शोषण विहीनता, यानी लिंग का आधार पर महिलाओं को शोषण नहीं करेंगे, जाति के आधार पर लोगों का शोषण नहीं करेंगे, धर्म के आधार पर हम शोषण नहीं करेंगे। जैसे कई देश ऐसे हैं जो पर्टिकुलर एक रिलीजन को बढ़ावा देते हैं। जैसे कल मैंने धर्म में उसमें समझाया था, कुछ सैद्धांतिक राज्य होते हैं जिनमें पर्टिकुलर एक रिलीजन होता है, उसे बढ़ावा दिया जाता है। तो ऐसा वहां पर नहीं किया जाएगा समाजवादी स्टेट में। फिर हमने क्या बताया है, वंचित वर्ग जो है, वंचित वर्ग चाहे आर्थिक रूप से हो, चाहे सामाजिक रूप से हो, चाहे राजनीतिक रूप से हो, या मजदूर हैं, इन्हें महत्व दिया जाएगा, इनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। जैसे जिन चीज़ों को ये अफोर्ड नहीं कर पाते, जैसे अगर ये शिक्षा नहीं पा पाते तो सरकार ऐसी नीतियाँ बनाए कि इन्हें पर्याप्त शिक्षा दे। अगर ये स्वास्थ्य नहीं पा रहे हैं तो इन ऐसी सरकार स्ट्रक्चर बनाए कि इन्हें स्वास्थ्य सेवाएं मिलें। अगर हम इसी तरीके से कहें, अगर इनके पास भोजन नहीं है तो सरकार इन्हें भोजन भी उपलब्ध कराए, प्रोटीन युक्त भोजन। तो ये सब चीज़ें हैं जो समाजवाद के 4 पिलर हैं। अब देखिए, मैंने केवल अभी तक केवल इतना स्पष्ट किया है कि एक विचारधारा है जिसके केंद्र में 4 घटक होते हैं। अब हम बताते हैं कि इसे पाने के लिए 2 लक्ष्य होते हैं। इसका व्यवहार, ये तो इसका सैद्धांतिक रूप है। अब हम समझते हैं
व्यवहारिक रूप इसका। जब सोशलिज्म को कहा कि फिर अच्छा ठीक है ये घटक हैं, तो इसे कैसे पाया जाए, एक प्रश्न करेंगे कि कैसे पाया जाए। तो विश्व के स्तर पर हम क्लासिफिकेशन समझाते हैं। विश्व स्तर पर दो रणनीतियां निकल कर आई। एक सबसे पहली मार्क्सवादी, और दूसरी जो निकल कर आई वो आई लोकतांत्रिक। देखिए, मार्क्सवादी को ही हम साम्यवादी समाजवाद या मार्क्सवादी समाजवाद कहते हैं, और लोकतांत्रिक समाजवाद इसे कहते हैं। मीन्स हम आप बताना ये चाहते हैं कि वैश्विक स्तर पर समाजवादी विचारधारा को पाने के लिए दो तरीके के गुट बट गए, एक मार्क्सवादी और एक कैसे लोकतांत्रिक। और मार्क्सवादी जो समाजवाद है वो क्या है ये समझना है हमें। अब लोकतांत्रिक समाजवाद क्या है वो क्या है ये हमें समझना है। तो मार्क्सवादी समाज में 3 घटक है, इस बात को ध्यान से समझें। उसका जो पहला घटक है वो है वर्ग संघर्ष, और दूसरा घटक जो है वो क्रांति है, और तीसरा घटक जो है वो हिंसा है। अगर हम लोकतांत्रिक समाजवाद की कहें तो इनका पहला घटक चुनाव है, दूसरा घटक इनका कानून है, और तीसरे घटक की अगर हम बात करते हैं तो योजनाबद्ध विकास है। अब मैं समझाना चाहता हूं, इसे समझिए। ये कहते हैं कि वही जो मैंने अभी ऊपर बताया कि उत्पादनों के साधनों का सामाजिकरण, समानता, शोषण विहीनता, या हम चौथा कहें कि कैसे कैसे वो लोग ये साबित करें कि वंचितों वर्ग और मजदूर वर्ग, तो इन्होंने क्या बताया मार्क्स ने। अब यहां से ध्यान से समझिए मार्क्सवादी समाजवाद क्या है। ये कहते हैं कि वर्ग संघर्ष होगा। कहा किन में वर्ग संघर्ष होगा? कहते हैं कि 2 तरीके के लोग हैं। अगर हम हिंदी में कहें तो धनी और निर्धन। ठीक, इस धनी को ही उसने कहा हैव्स और कहा हैव्स नॉट, या इसे धनी लोगों को कहा इसने बुर्जुआ वर्ग, और इन्हें कहा सर्वाहारा। कहा कि समाज जो वर्ग है वो 2 ग्रुपों में बटा है, एक धनी वर्ग है और एक कैसा है निर्धन। धनी कौन? जिनके पास सभी संसाधन केंद्रित हैं। धनी कौन है? जिनके पास सभी संसाधन क्या है? केंद्रित है। और निर्धन कौन? जिनके पास संसाधनों का क्या है? अभाव है। तो कहा कि इनके बीच में सहयोग को बढ़ावा ना दिया जाए, इनके बीच में संघर्ष को बढ़ावा दिया जाए। और जब संघर्ष बढ़ेगा तो ये क्रांति करेंगे। संघर्ष बढ़ेगा तो ये क्या करेंगे? क्रांति करेंगे। और कहा जब क्रांति करेंगे तो ये हिंसा करेंगे, और रक्तपात के द्वारा ये लोग क्या करेंगे? उन संसाधनों पर कब्जा कर लेंगे। और कहा ये कब्जा कर लेंगे और वो संसाधन सभी में समान रूप से क्या हो जाएंगे? बट जाएंगे। और तब क्या आ जाएगा? सभी में समानता आ जाएगी, शोषण विहीनता आ जाएगी, वंचित वर्ग और इनके पास भी सबके पास अधिकार हो जाएंगे, और संसाधनों का क्या हो जाएगा? उत्पादनों का वर्गीकरण हो जाएगा। ये कौन बता रहा है? मार्क्स। इसके सिद्धांत को लागू भी कर दिया। आपको पता हो रूस में लेनिन, रूस में किसने लागू कर दिया? लेनिन ने लागू किया, वहां क्रांति करा दी। और आपको पता हो चीन में माओ त्से तुंग ने लागू कर दिया। तो मार्क्सवादी समाजवाद कहां हमें देखने को मिला? लेनिन ने कहा? रसिया में। और चीन में कहा? माओ त्से तुंग ने। बात समझ रहे? अब जब भारतीय समाजवाद की बात आई तो हमें वो समझने का सफर तय करना है। अब दूसरा समाजवाद क्या दुनिया में आया? लोकतांत्रिक समाजवाद। उसने कहा कि ये सब हम भी करेंगे। क्या करेंगे? संसाधनों का जो संसाधन है उनका सब में वितरण करना है हमें भी, लेकिन कौन कैसे करेंगे? हम एक चुनाव प्रक्रिया अपनाएंगे और उसमें जनता लोगों को चुनेगी, और वो प्रतिनिधि जाएंगे और वो प्रतिनिधि कानून के माध्यम से धीरे धीरे संसाधनों को क्या कर देंगे? वर्गीकरण कर देंगे। इसे किसने समर्थन किया? भारत में नेहरू ने समर्थन किया। देखिए उन्होंने किया भी, चुनाव प्रक्रिया से लोगों को चुनवाया। और आपको शायद पता हो कि हमारे यहाँ भूमि अधिग्रहण अधिनियम आया, नेहरू लेकर आए, और उन्होंने चकबंदी, हदबंदी, जमींदारी व्यवस्था को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। चुनाव के पर कानून लेकर आए कि नहीं लाए? तो हम एग्जाम्पल क्या कर सकते हैं कि इसे भारत में भी इंप्लीमेंट, ये इसके निकट है भारत। नेहरू ने क्या किया कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम लेकर आ गए। हम इधर लिख दे रहे हैं, नेहरू क्या लेकर आए? भूमि अधिग्रहण अधिनियम। और देखिए समाजवाद में कहता है कि निजी लोगों में संपत्ति केंद्रित ना हो जाए, इसीलिए नेहरू ने क्या किया? आपको शायद पता हो, नेहरू ने, इंदिरा ने, इन सब ने कई संस्थाओं का राष्ट्रीयकरण किया।
मैं एक एग्जांपल दूं, 1969 में आपको पता हो कि 14 बड़ी बैंकों का राष्ट्रीयकरण इंदिरा ने किया। 1980 में आपको पता है 6 बड़ी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। यानी जितनी भी निजी संस्थाएं हैं उनका लगातार ये क्या कर रहे हैं, नेशनलाइजेशन कर रहे हैं, सरकार के हाथ में वो केंद्रित कर रहे हैं। तो हमने लोकतांत्रिक में क्या है, चुनाव करेगा कानून और योजनाबद्ध विकास। आपको पता हो कि हमारे यहाँ 5 ईयर प्लान्स चलते हैं और उन 5 ईयर प्लान्स में एग्रीकल्चर में हम क्या अचीवमेंट करेंगे, सेवा क्षेत्र में क्या करेंगे, औद्योगिक क्षेत्र में क्या करेंगे और कैसे कैसे करेंगे, ये सब चीजें रहती हैं। तो ये कैसा समाजवाद है, लोकतांत्रिक समाजवाद। अब वो प्रश्न ऐसे पूछते हैं कि भारतीय समाजवाद क्या है। अब हम समझते हैं भारतीय, मैंने अभी तक क्या क्या समझा दिया, समाजवाद विचारधारा क्या है, मार्क्सवादी समाजवाद कैसा है और लोकतांत्रिक समाजवाद कैसा है। और अब हम समझाते हैं भारतीय समाजवाद। अब हमें समझना है भारतीय समाजवाद। कोई पूछे क्या भारतीय समाजवाद संविधान में परिभाषित है, तो नहीं, समझे। तो फिर कहा कैसे पता चला, तो एक केस आया था डीएस नकारा केस, डीएस नकारा केस 1982। इनका एक स्टेटमेंट है, सोशलिज्म मीन्स टू प्रोवाइड सिक्योरिटी फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव। क्रेडल मीन्स होता है पालना और ग्रेव मीन्स होता है कब्र। देखिए ये क्या कह रहे हैं, सोशलिज्म में समाजवाद कह रहे हैं कि समाजवाद का मतलब ये है कि पालने से, मतलब जब से आपने जन्म लिया है और जब तक कब्र तक आपको सुरक्षा प्रदान करना, वो समाजवाद है। ठीक है, तो कहा कि अच्छा ऐसा है, तो फिर कहा भारतीय समाजवाद क्या, कहा कि क्या क्या करे भारतीय समाज में, कहा कि जीवन स्तर में असमानता को कम करो, असमानता को कम करो। जैसे देखिए जीवन स्तर में किसी के पास पढ़ने के लिए पैसा नहीं है, किसी के पास खाने के लिए पैसा नहीं है, किसी के पास रहने के लिए घर नहीं है और किसी के पास बहुत एक्स्ट्रा है, तो कहा कि इसे कम करो। बात समझे। फिर कहा कि आय, कोई आपको पता 5,000 कमा रहा, कोई 5 लाख कमा रहा, तो दूसरा कहा कि सरकार क्या करे, कहा कि आय की असमानता कम, आय की असमानता को कम करो, असमानता को कम करो। फिर कहा कि तीसरा क्या करे, कहा कि जो वंचित लोग हैं, मजदूर वर्ग हैं, उनका क्या करो, कल्याण सुनिश्चित करो। ये 3 बातें बोली गई किस मामले में, डीएस नकारा केस 1982 में। और वहीं से हमारे यहां जो निकला वो कहते हैं कि अब भारतीय समाजवाद कैसा है, निष्कर्ष निकल कर आए, कहा कि क्या मार्क्सवादी समाजवाद भारतीय समाजवाद है, नहीं। किस लिए, क्योंकि मार्क्स के लोग कहते वर्ग संघर्ष को बढ़ावा दो, कहते क्रांति को बढ़ावा दो, और क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं हिंसा को बढ़ावा दो। लेकिन हमारे समाजवाद में, लोकतांत्रिक समाजवाद क्या कह रहा है कि चुनाव, कानून, योजनाबद्ध विकास। अब ये जो जीवन स्तर में असमानता की कमी, आय की असमानता में कमी, वंचित वर्गों का कल्याण, ये किस आधार पर, कैसे हम करेंगे। अब सोच कर देखिए, क्या हम कह रहे हैं वर्ग संघर्ष के माध्यम से, योजनाबद्ध विकास के माध्यम से। कौन करेगा, जो चुनाव लड़ कर गए हैं वही तो प्रतिनिधि करेंगे। किस माध्यम से करेंगे, कानून से। तो हमसे पूछा जाए किसके निकट है, तो हम कहते हैं भारतीय समाजवाद लोकतंत्र समाजवाद के क्या है, निकट है। तो पहला निष्कर्ष यहां से, इस मामले से निकल आया कि भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद के निकट, समाजवाद के निकट है। बस समझ में आ रहा है। दूसरा निष्कर्ष क्या निकला है, देखिए अब उसके बाद बावजूद भी यहां से एक निष्कर्ष और समझिए कि क्या भारतीय समाजवाद एकदम लोकतांत्रिक समाजवाद है, नहीं। क्योंकि हमें पता, हम लोग निजी लोगों को भी तो दे रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल हम बताएं, हमारे पास टेलीकॉम की एक बहुत बड़ी कंपनी है बीएसएनएल, उसके बावजूद आपने देखा होगा जियो, धनाधन जिसे कहते हैं, या उसका नाम तो जियो है, हालांकि उसने अब मरने की स्थिति लोगों की पैदा कर दी। हमारे प्रधानमंत्री उसका क्या करने गए थे, उद्घाटन करने गए थे, जबकि सरकार निजी कंपनी को बढ़ावा नहीं देना चाहिए।
तो इसके मतलब एक चीज ये कही गई है कि विशिष्ट स्वरूप है हमारे यहां। विशिष्ट स्वरूप देखिए क्या है। जब तर्क इस पर पूछा जाए कि डिफेंड आपको करना है कि प्रधानमंत्री सही, तो आप क्या देंगे? क्योंकि उनका लक्ष्य है जीवन स्तर में असमानता की कम करना। अब जैसे इंटरनेट कुछ लोगों के पास है, बीएसएनएल कुछ ही लोगों को उपलब्ध करवा पा रही, उसके कारण कुछ भी रहे हो कि वो ग्रोथ नहीं कर रही है, तो किसी निजी व्यक्ति ने यह कहा कि हम सबको इंटरनेट उपलब्ध करा देंगे कम कीमत पर, तो सरकार उसका क्या करेगी? समर्थन करेगी। बात समझ में? इसी तरीके से आय असमानता में कमी करने के लिए भी सरकार क्या कर सकती है? निजीकरण। जैसे हमारे एलपीजी क्यों लाया गया? क्योंकि जब गवर्नमेंट नहीं प्रोवाइड कर पा रही तो निजी कंपनियों ने कहा कि हम लोगों को रोजगार उपलब्ध करा देंगे, हम लोगों के जीवन स्तर में सुधार कर देंगे। तो एलपीजी नीति को हमने क्या किया? 1991 में क्या कर लिया? अडॉप्ट कर लिया। तो भारतीय समाजवाद कैसा समाजवाद है? लोकतांत्रिक समाजवाद तो है, लेकिन उसमें निजी भी क्या है? सहयोग है निजी का, और सरकारी भी क्या है? सहयोग है। तो ये समाजवाद है। इसीलिए दो फैक्ट आपको याद रखना है। लोकतांत्रिक समाजवाद के सन्निकट या निकट है, और उसका एक विशिष्ट स्वरूप है, उसमें निजी भागीदारी भी सुनिश्चित की गई है, और साथ में सरकार के सहयोग को भी क्या किया गया? सुनिश्चित किया गया। तो भारतीय समाजवाद मैंने आपको यहां तक समझाया। तो मैं अगर संक्षेप में कहूं तो मैंने क्या क्या यहां तक स्पष्ट किया। समाजवाद क्या है उसके रिकॉल कराऊं तो 4 घटक हैं। उत्पादनों का सामाजिकरण, उत्पादन के संसाधनों का, समानता, और दूसरा मैंने क्या बताया? शोषण विहीनता, और फिर चौथा क्या बताया कि वंचित वर्ग और मजदूर जो हैं उन लोगों को क्या किया जाए? महत्व दिया जाए। ठीक। और फिर मैंने बताया कि इसे पाने के लिए 2 रणनीतियां विश्व स्तर पर आई, एक मार्क्सवादी समाजवाद और दूसरा कौन सी? लोकतांत्रिक समाजवाद है। ठीक। मार्क्सवादी समाजवाद का मैंने क्या क्या बताया कि उसमें वर्ग संघर्ष होगा। ठीक। दूसरा क्या बताया? क्रांति होगी और हिंसा होगा। फिर अगर हम बात करें लोकतांत्रिक समाजवाद में हमने क्या क्या बताया? चुनाव होगा, कानून होगा और योजनाबद्ध विकास होगा, ये बताया। फिर हमने बताया कि भारतीय समाजवाद क्या? समाजवाद भारतीय कहीं संविधान में परिभाषित नहीं। एक डीएस नकारा केस आया 1982 में। उस डीएस नकारा केस में उन्होंने क्या बताया? एक बोला सोशलिज्म मीन्स टू प्रोवाइड सिक्योरिटी फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव। उसका मतलब है कि पालने से लेकर कब्र तक सुरक्षा प्रदान करना ही भारतीय समाजवाद है। और उसके 3 घटक उन्होंने दिए। कहा कि जीवन स्तर की असमानता में कमी लाओ, और आय की असमानता में कमी लाओ, और वंचित मजदूर इनका क्या करो? कल्याण सुनिश्चित करो। ये भारतीय, तो उससे निष्कर्ष निकाला गया कि भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद के निकट है, और उसका एक विशिष्ट स्वरूप है क्योंकि उसमें सरकार और निजी दोनों की क्या है? भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। अब हम बताते हैं और एक चीज समझिए, तो पूंजीवाद और समाजवाद में अंतर एक क्रक्स में क्या है? क्या पूंजीवाद, यहां से जब इतनी अगर बात समझ जाओ तो एक कॉन्सेप्चुअल चीज ड्राइव हो जाती है यहां से। अगर कोई संक्षेप में पूछ दे कि समाजवाद एक विचारधारा दुनिया में है और एक है पूंजीवाद, इनके केंद्र, इसके केंद्र में समानता है और इसके केंद्र में स्वतंत्रता है। एक टर्म में आप डिफरेंस कर सकते हैं। ये लोगों को किसकी अनुमति देती है? स्वतंत्रता की। कहता है कि संसाधन जितने चाहो उतने तुम क्या कर लो? कब्जा करो। और ये कहती है कि संसाधनों पे कब्जा नहीं, सभी के पास संसाधन होने चाहिए। बात समझ? इसीलिए यहां निजीकरण को बढ़ावा दिया जाता है, और यहां आपको पता है सरकार अपने में क्या करती है? संसाधनों को संकेंद्रित करती है। बात समझ पा रहे? दूसरी बात समझिए, अच्छा क्या है अगर ये पूछा जाए, अगर कोई कह दे कि क्या पूंजीवाद समानता का विरोध करता है? तो नहीं। और क्या कहते हैं कि समाजवाद स्वतंत्रता का विरोध करता है? तो नहीं। कारण ये एक दूसरे के विरोधाभासी नहीं है। ये कहते हैं कि समानता भी हो और समानता के साथ क्या रहे? स्वतंत्रता भी हो। सरकार देखिए ऐसा करती भी, बहुत सी चीजों में सरकार दखलंदाजी करने का प्रयास नहीं करती। अगर हम इसकी बात करें स्वतंत्रता की, ये लोग भी कहते हैं कि निजी लोग जो भी करते हैं तो वो अगर आपस में समान रूप से संपत्ति अर्जित कर लें तो उसे कोई दिक्कत है क्या? क्योंकि अवसर तो सभी को समान ही दिए जा रहे हैं। और आगे हम आप देखेंगे हमारे यहां पर भी कि कहते हैं कि किन 2 चीजों की स्वतंत्रता हमें दी गई है। अगर उसमें हम देखें, वैसे तो 5 वो स्वतंत्रता है। एक आपने सुना होगा समानता किन किन चीजों की दी गई, तो प्रतिष्ठा की और अवसर की दी गई कि नहीं? ये वही भी प्रस्तावना में शब्द है। तो ये बात भी कॉन्सेप्चुअल अगर वो पूरा क्रक्स समझें तो ये समझें कि समाजवाद के केंद्र में समानता है, पूंजीवाद के केंद्र में स्वतंत्रता है। यानी इन्हें अगर सिलेक्ट करना पड़ जाए, चॉइस करना, तो ये किसे चुनेगा? समानता को, और ये किसे चुनेगा? स्वतंत्रता को। यानी ये व्यक्ति को बढ़ावा देगा और ये समाज को बढ़ावा देगा। बात समझ रहे?
तो ये चीजें समझने वाली चीजें हैं। तो समाजवाद में इतना ही। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछिएगा। और हमें पता 42वें संविधान संशोधन द्वारा ये शब्द हमारी प्रस्तावना में जोड़ा गया, जबकि इसकी मूल थीम हमारे संविधान में पहले से ही अम्बेडकर ने कई जगह पर स्पष्ट कर रखी थी। ठीक है, तो कोई भी आप अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो आप इसमें पूछें। मैंने आपको समाजवाद शब्द समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, तो इसमें इतना